हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा आज का वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, अंत तक बने जरूर रहिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती था। इनके पिता कटक शहर के मशहूर वकीलों में से एक थे और इनके टोटल 14 भाई बहन थे। इनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था और इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी वह कटक में हुई थी, जिसके बाद इनके माता पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईसीएस, जो आज का यूपीएससी परीक्षा है, उसकी तैयारी करने के लिए इनको इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिए। तैयारी करने के बाद से इन्होंने आईसीएस की परीक्षा में 1920 में चौथा स्थान लाए थे। लेकिन सुभाष जी के मन में देशभक्ति, साहस, अभिमान बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने 1921 आते आते इस नौकरी को छोड़ दिए। क्योंकि वह अंग्रेजों के अंदर कार्य करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने छोड़कर राजनीतिक दल में शामिल हो गए। सुभाष जी छोटी सी उम्र में ही यह जान लिए थे कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से आज़ादी नहीं मिलेगी। जिसके बाद 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरा संगठन अधिवेशन किया और इसमें लोगों ने सुभाष जी को ही जितवा दिया। लेकिन इस दल में सुभाष जी और गांधी जी की थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई, क्योंकि गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष जी गरम दल के थे। सुभाष जी ने कांग्रेस अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद से अपना एक अलग संगठन बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना कर लिया। इसमें सिर्फ गरम दल वाले रहते थे। जैसा कि पहले बताया कि इनके भाषण एक से एक होते थे और इन्हीं भाषण देने की वजह से इनसे अंग्रेज भी डरते थे, क्योंकि इनका भाषण एक मनोबल वाला भाषण रहता था, देशभक्ति वाला भाषण रहता था, जिसको सुनने के बाद से लोगों के अंदर देशभक्ति जाग जाती थी। और इसी टाइप के भाषण देने की वजह से अंग्रेजों ने 1940 में इनको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने 1941 में सुभाष जी को छोड़ दिया। सुभाष जी छूटने के बाद से जर्मनी चले गए और वहीं पे हिटलर से मिले। सुभाष जी की बातों से और देशभक्ति से उनकी लाइनें सुन के हिटलर उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, जिसके बाद से सुभाष जी ने अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए हिटलर से हेल्प मांगी कि आपके पास जितने सारे भारतीय फौजी कैद हैं, आप उनको मुझे दे दो, मैं ट्रेनिंग दे के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़वाऊंगा। और हिटलर उनकी बातें सुनकर फौजियों को सुभाष जी के हवाले कर दिया। हिटलर भारतीय फौजियों को सुभाष जी को सौंपने के बाद से वहाँ पे सुभाष जी ने एक से एक लाइनें कही, जिसमें से मैं कुछ कह रही हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आसके देश का काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परस होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने खून की कीमत पहचानी, जिस दिन वर्मा ने सुभाष से मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के लिए बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला तुम्हें चढ़ाई जाएंगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएंगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पे खेला जाता है, वह शीश कटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहों ऊंची करके बोला, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में न दिल समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। इन सब लाइन को सुनने के बाद से भारतीय फौजियों की स्वर दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और जर्मनी में ही सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिया, जिसके बाद से हिटलर सुभाष जी को लेके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसके बाद से सुभाष जी को इसने नेताजी की उपाधि दे दिया। फिर सुभाष जी वहाँ से जापान देश के लिए निकले हिटलर के कहने पे, क्योंकि हिटलर के अकॉर्डिंग भारतीय फौजियों को और ज़्यादा ट्रेनिंग एवं हथियार की ज़रूरत थी। जिसके बाद सुभाष जी फौजियों के साथ जापान पहुंचे और वहीं जापानियों ने ट्रेनिंग एवं हथियार दोनों भारतीय फौजियों को देने के बाद सुभाष जी को अंडमान एवं निकोबार गिफ्ट के रूप में दिया, जिसका नाम सुभाष जी ने बदलकर शहीद एवं स्वराज रख दिया। और वहीं से सुभाष जी ने अपनी शक्तिशाली सेना लेकर सिंगापुर गए और 1943 में ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए सुभाष जी ने एक बड़ी शक्तिशाली सेना आजाद हिंद फौज बनाया
और सिंगापुर में ही दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार दिया और उस समय सुभाष जी के मदद के लिए दोनों देश खड़े थे, जापान और जर्मनी। फिर वहीं से सुभाष जी ने रंगून रेडियो स्टेशन से ही 6 जुलाई 1944 को भाषण दिया और भाषण में कहा कि गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच में राजनीतिक संबंधों को लेकर सभी प्रकार के मनमुटाव पर विराम लगा दिया और उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया। साथ ही आजाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं भी मांगी थी, जिसके बाद से उस समय से आज तक हम लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन तभी रूस ने इसी बीच 1945 में ही जर्मनी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जर्मनी की एयरफोर्स बर्फ में दब चुकी थी। और तभी 6 अगस्त 1945 में ही अमेरिका ने भी जापान पे दो बार बम से हमला कर दिया, जिसके बाद से जर्मनी पे पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो गया था और जापान मदद करने से साफ मना कर दिया। जब इस बात की खबर सुभाष जी को लगी, वह जापान निकल गए मदद मांगने के लिए, लेकिन जापान ने मदद करने से साफ मना कर दिया। और वैसे जिस देश पे दो बार बम से वॉर किया गया हो, वह कैसे मदद करेगा। और सुभाष जी जर्मनी जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ हिटलर का राज नहीं था। हिटलर 1945 में ही सुसाइड कर लिया और रूस जर्मनी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। और उसी बीच जापान से जब सुभाष चंद्र बोस जी वापस आ रहे थे, 18 अगस्त 1945 को ताइवान में सुभाष जी की जहाज क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सुभाष जी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा, कि इनकी विवाह किससे हुई थी। सुभाष जी की विवाह एमिली सेंकल से हुआ था। यह सुभाष जी की सहयोगी यानी प्राइवेट सेक्रेटरी थी, जिसके बाद से इन्होंने एमिली से 1937 में ही ऑस्ट्रिया में भारतीय रीति रिवाज के साथ विवाह कर लिए थे। एमिली और सुभाष चंद्र बोस की एक संतान भी है जो आज भी जीवित है, जिसका नाम अनीता बोस फाफ है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते।